बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स से रेलेवेंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 29। रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले देख लिया करें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द करेक्शन ऑफ द एरर्स, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। देन ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, record the appropriate corrections in suspense account so that the balance on this account is eliminated। बेटा सस्पेंस अकाउंट अलग अगर अलग से आपसे पूछ लिया है तो मतलब 3 to 4 मार्क्स उसने रखे हैं इसके लिए, और ये आप लोगों ने बिल्कुल साथ साथ पैरेलल लेके चलना। फौरन से इसको मैं जैसे ही आप कोई करेक्टिंग एंट्री लिखें फौरन से जाके सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट जो हो रहा हो आपने जरूर जाके रिकॉर्ड कर लेना है। अब देखें यहां से पढ़ने से हमें आइडिया हो जाता है कि मेरा फोकस किस चीज के ऊपर जाना है। अब मैंने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने जस्ट करेक्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है और साथ में मैंने सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन करते जाना है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को फुल मार्क्स देने की सलाहियत रखते हैं। अब देखें आप लोगों ने सबसे पहला काम यहाँ द अकाउंटेंट ऑफ ग्रैंड कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट हैज फाउंड दैट द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस इज 864 600 and the total of the credit balance is 862 150। बेटा अगर चाहता तो आपको यहाँ पे बता सकता था कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आपको ये बता सकता था सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसने ना ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हमें बता दिए। मतलब हम लोगों ने खुद जज करना है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे है, डेबिट नेचर है या क्रेडिट नेचर है। अब देखें डेबिट का बैलेंस 864 जबकि क्रेडिट का बैलेंस 862, तो जोन सी साइड कम होती है सस्पेंस अकाउंट की नेचर वही होती है। तो मेरे पास जो सस्पेंस अकाउंट बनेगा वो क्रेडिट नेचर में बनेगा। कितनी अमाउंट दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स के दरमियान डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस है 22450। ये मेरे पास आ जाएगा इसका बैलेंस। क्लियर, ये सस्पेंस अकाउंट हमारे पास बन जाएगा। इसका ओपनिंग हम लोगों ने अपने पास लिख दिया। इसके बाद आता है ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग। अब आपने देखिए 6 अगर ये हमारे पास है ट्रांजैक्शन 6 मार्क्स कम से कम 6 + 2 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है। हर ट्रांजैक्शन एक एक नंबर की, साथ में आपके पास सस्पेंस अकाउंट भी 2 नंबर का हो सकता है। अब यहां पे देखिए फर्स्ट सुकून से ट्रांजैक्शन को पढ़ना है तो आपने सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन सॉल्व कर ली है। अब सिर्फ उसको ऐसे ही लेके चलें जैसे ये 6 ट्रांजैक्शन नहीं 6 डिफरेंट क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अब देखें कहते हैं द टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट ₹100 बिलो, मतलब अंडर कॉस्टेड है। तो मैं परचेजेस को अब परचेजेस की नेचर क्या है डेबिट, तो परचेजेस मजीद मैं डेबिट कर दूंगा ₹100 से। क्लियर। अच्छा फिर their correct value 100 below their correct value although the total value of trade payables was correctly recorded। एंट्री रिकॉर्ड हो गई क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से, तो यहां पर आकर आपने 100 लिख दिया परचेजेस। और बहुत अच्छी बात हो कि यहां पर आप लिख लें भाई एडजस्टमेंट नंबर 1, ये रेफरेंस आप दे दिया करें कि वहां से ये सस्पेंस अकाउंट हमारे पास आए। क्या आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन की समझ आ गई। ये देख परचेजेस टू सस्पेंस अकाउंट, ऑलराइट। नेक्स्ट देखें कहते हैं टोटल टेलीफोन एक्सपेंस वर रिकॉर्डेड एट ₹1000 अबव। अबव मतलब ओवरस्टेटिंग, ओवर स्टेटमेंट का इफेक्ट अपोजिट साइड पे जाते हैं, अंडर स्टेटमेंट के इफेक्ट्स सेम साइड पे रहते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। मतलब जैसे परचेजेस डेबिट नेचर अकाउंट था, अंडर स्टेटेड था, हमने मजीद डेबिट किया। एक्सपेंसेस की नेचर क्या है डेबिट, ओवर स्टेटेड है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो एक्सपेंस अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे कितनी अमाउंट से, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट से ओवरस्टेट है 1000 से।
अब दूसरा इंपैक्ट देखें, कहते हैं ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ द अमाउंट पेएबल वाज करेक्टली रिकॉर्डेड, तो फिर डेबिट किसने हो जाना है, कितनी अमाउंट से, यहाँ पे 1000 आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट टेलीफोन एक्सपेंस के अगेंस्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन। और एंट्री की समझ आ गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, ये देखें। ऑलराइट, अच्छा फिर थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न of rupees 550 were recorded as a debit entry in the sales return account, but the correct entry had been made in the, अब क्या बात करना चाह रही है यहां पे सुने, बेसिकली परचेज रिटर्न है, एंट्री क्या बननी चाहिए, परचेज, जी चलिए ट्रेड पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये होना चाहिए। ऑलराइट, कहते हैं परचेजेज रिटर्न ऑफ रुपीज 550, हमें ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। उसने कहा कि यार मैंने ट्रेड पेएबल को ठीक रिकॉर्ड किया है, मतलब मैंने डेबिट किया है, लेकिन जब मैं अपने इन नॉमिनल लेजर्स में जाने लगा ना, परचेज रिटर्न के पास जाना था, मैं सेल्स रिटर्न के पास चला गया। अब सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है, डेबिट, तो मैंने उसको डेबिट साइड पे ही लिख दिया, क्योंकि उसकी सारी एंट्रीज तो मुझे वहीं पे नजर आएंगी ना, सेल्स रिटर्न की सारी सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे नजर आ रही होती हैं, तो मैंने डेबिट साइड पे जाके लिख दिया। कहते हैं मैंने परचेजेज रिटर्न को नहीं लिखा, मैंने सेल्स रिटर्न को जाकर डेबिट कर दिया, और बस ये वाली एंट्री उसने रिकॉर्ड कर दी। ट्रेड पेएबल बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड, मतलब वो डेबिट करने थे वो डेबिट ही किए, जाना था उसने परचेज रिटर्न के अकाउंट में, पहुंच गया सेल्स रिटर्न के अकाउंट, और सेल्स रिटर्न की डेबिट साइड पर उसने लिख दिया, तो सेल्स रिटर्न को उसने डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब जब रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो यार सेल्स रिटर्न क्या डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं, तो क्या करूं, क्रेडिट कर दो, कितने से, तो जिसको क्रेडिट होना चाहिए था क्या हमने किया, किसको होना चाहिए था, तो जाके परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, कितने से, तो इसका डेबिट इंपैक्ट किसके पास चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। ओके, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना, 550 550 550 से ये डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट, 550 से डेबिट हो जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये बात समझ आ गई, और यहां पर देखें ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, फोर्थ ट्रांजैक्शन अब हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2000 had been recorded as a debit entry in the repairs and maintenance account। बेटा जब भी नॉन करंट एसेट आएंगे ना, तो हमें डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स को देखना होता है, लेकिन उस टाइम जब वो मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में बताएगा कि भाई मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ, मैं कौन से रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन यूज करता हूँ, या इस इक्विपमेंट की कॉस्ट लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, लेकिन जब मुझे ऐसी बातें ना बताए, क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ, तो फिर आपने भी नहीं करनी। जब ऐसी इंफॉर्मेशन दे डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट, तो आपने डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को देखना है, अदरवाइज आपने सिर्फ इक्विपमेंट को जाकर रिकॉर्ड करना है, नॉन करंट एसेट की एडजस्टमेंट करनी है, फिर डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं कैसे देखूं। अब यहां पर देखें, कहते हैं इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2000 हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन द रिपेयर्स एंड, मतलब बाकी पेबल्स बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है फिर, अगर उसके बारे में साइलेंट है ना पेबल्स के बारे में, वो फिर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। फर्क क्या आया कि इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना था, जबकि हमने डेबिट किसको कर दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को,
तो अब इसकी करेक्टिंग एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट क्रेडिट। बात समझ आ गई है? क्या सस्पेंस अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा? इस एंट्री का सस्पेंस अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एंट्री सस्पेंस अकाउंट में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सस्पेंस आया ही नहीं है। इसमें इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जाके रिकॉर्ड कर दो। ओके, नेक्स्ट देखें। आई होप कि फोर्थ ट्रांजैक्शन क्लियर है। फिफ्थ, रेंटल एक्सपेंस of rupees 5490 were entered incorrectly as rupees। अब देखिए फर्स्ट में आके ना, फर्स्ट एंड सेकंड में ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट जितनी वैल्यू थी वो बता रहा था। फिफ्थ में आकर उसने दो डिफरेंट वैल्यूज बता दिए। कहते हैं खुद देखो ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है। अब यहां पर देखना पड़ेगा गलत अमाउंट कौन सी है, ठीक अमाउंट कौन सी है। कहते हैं रेंटल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5490, मतलब इन एक्चुअल 5490 के थे, जबकि हमने रिकॉर्ड कितने कर दिए 5940। तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट को ओवरस्टेट कर दिया कितनी अमाउंट से, 450 से। 450 से ओवरस्टेट कर दिया। कहते हैं इन द एक्सपेंस अकाउंट बट वर एंटर्ड करेक्टली इन द बैंक अकाउंट लेजर। तो फिर अब मैं क्या करूं, सिर्फ एक्सपेंस अकाउंट मेरा ओवरस्टेट है तो रेंटल एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूं। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, ओवरस्टेट है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट कौन हो जाएगा, सस्पेंस कितने से 450 रेंट एक्सपेंस, ट्रांजैक्शन नंबर 5। और ये एंट्री जाके रिकॉर्ड कर दिया आपने, सस्पेंस अकाउंट टू रेंट एक्सपेंस। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, कहते हैं बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 have been omitted entirely from the ledger। एरर ऑफ ओमिशन। तो भाई अगर नहीं लिखा, अब जाके बैंक चार्जेस की एंट्री रिकॉर्ड कर दो। क्या होती है बैंक चार्जेस की एंट्री? बैंक चार्जेस डेबिट के हमारा एक्सपेंस बन जाता है, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। सिंपल जाके रेक्टिफाइंग एंट्री। अब जैसे ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज कंप्लीट हुई, यहां से आपका सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट है, और जाकर देखो 2550 ही डेबिट साइड का टोटल बन जाएगा। राइट, क्वेश्चन कंप्लीट एंड फुल मार्क्स आपके हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा, आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके सामने आएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे और आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। करेक्शन जितनी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लेनी है ना, आपके एग्जाम में कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं आने वाली। इन्हीं में से ही कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, सिर्फ अमाउंट्स वगैरह को कोई फर्क, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा बिल्कुल इस जैसा ही है। इसमें बता ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एग्जाम्पल 30 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, या आप लोगों की होम असाइनमेंट है, हो जाएगी। इसी तरह से 31 में भी जर्नल एंट्रीज हैं एंड रीकैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी, इसको कर लें हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 31। अब अगर इस टॉपिक से रेलेवेंट आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनाना सीख ली ना, फिर आप लोगों के लिए प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन वगैरह कोई मसला नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 31 में, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ईस्टर्न प्रोडक्ट्स शोड अ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ ₹6264 एज एट June 30th, 2013। A suspense account was opened for the difference and the profit for the year was then calculated at ₹956,180। अब देखिए ट्रायल बैलेंस showed a short credit, इसका क्या मतलब है?
कि सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो आपने सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग लिखना है वो 6264 आ जाएगा। क्लियर? और आपके पास जो प्रॉफिट्स की वैल्यू है वो 956,180 जिसको आपने रिकैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आप लोग देखें, एन इनवॉइस ऑफ ₹3700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in the closing inventory। बेटा इनवॉइस आ चुकी थी, गुड्स अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे। जब गुड्स हमारे पास नहीं पहुंची तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट भी नहीं है। मतलब जब हम लोग फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए गए तो वहां पे तो गुड्स थी ही नहीं। जब मौजूद नहीं थी तो हम लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं की हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री में, जबकि इनवॉइस हम लोग पहले ही परचेजेस में शामिल कर चुके हैं। क्लियर? अब इसके लिए इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखें। मुझे बताएं, जब तक गुड्स रिसीव नहीं करोगे क्या आप उसको अपनी परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो? इनवॉइस का आना या ना आना परचेजेस की रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसके लिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें कहते रहते हैं कि गुड्स रिसीव, जैसे ही गुड्स रिसीव करेंगे परचेज तब रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने बाय मिस्टेक परचेज रिकॉर्ड की हुई है, हम उनका रिवर्स रिकॉर्ड कर देंगे। जब तक मुझ तक गुड्स नहीं पहुंच जाती मुझ पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैं अपने सप्लायर्स को पे करूं। गुड्स पहुंचेंगी तभी जाके लायबिलिटी बनेगी। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर इसे क्या रिकॉर्ड कर देंगे? सप्लायर्स या क्रेडिटर्स अकाउंट या गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट करते हैं एंड परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। अपनी परचेजेस अभी उसको कंसीडर ना करें, जो आपने डेबिट किया हुआ है परचेजेस को उसको आप क्रेडिट कर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपने परचेजेस को ओवरस्टेट किया हुआ है तो परचेजेस को कम है। ऑल राइट, समझ आ गई है ये बात? नेक्स्ट देखें, store equipment costing ₹8100 and having a book value of 3600 was sold for ₹2500. Cash was debited and store equipment was credited. No other entries were made। तो दूसरी कौन सी एंट्री हमारे पास आती रहती है? कैश को डेबिट कर दिया, स्टोर इक्विपमेंट को क्रेडिट भी कर दिया हम लोग ने, जबकि बाकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। मतलब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो रिकॉर्ड नहीं की गई, उसके ऊपर गेन या लॉस वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो अब हम लोग जाके इनकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। देखिए इसकी कॉस्ट कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी है, जबकि सेल कितने में हो रहा है। बुक वैल्यू कब? जिस दिन डिस्पोज किया। तो कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? लॉस ऑफ ₹1100। अब इसको कैसे जाके रिकॉर्ड करेंगे? तो भाई ये देखें, 1100 का लॉस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी कितनी बनती है? 8100 माइनस 3600 कितनी? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4500 की। और जितना कैश रिसीव किया उतने से हमने जाके अपने इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया है, जबकि इक्विपमेंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से होना चाहिए था? 8100 से। हमने कितने से किया हुआ है? 2500 से। तो कितना बैलेंस रहता है? 5600 से क्रेडिट कर दें। हमने जो सेल प्रोसीड रिसीव किया है ना 2500 की, हमने सिर्फ इतना लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट 2500 एंड स्टोर इक्विपमेंट क्रेडिट 2500। हमने ये एंट्री रिकॉर्ड किया है, जबकि हमें स्टोर इक्विपमेंट को क्रेडिट 8100 से करना था। 2500 से ऑलरेडी कर चुके हैं तो मजीद 5600 से क्रेडिट कर देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, a check of ₹1850 received from a customer was dishonored on June 25th, but no entry was made in the books. Cash there against was received after year end। तो बेटा डिसऑनर हो गया है, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड से पहले हो गया, एंट्री नहीं रिकॉर्ड। तो जाके डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होती रहती है हमारे पास? रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, जाके इसको रिकॉर्ड कर दें।
ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? कहते हैं परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,200 वाज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री करो। अब क्या एंट्री इसकी रिकॉर्ड करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1520। तो भाई अब अगर आपने परचेज ही रिकॉर्ड किए हैं तो आपने इसको डेप्रिशिएट भी तो नहीं किया। इसको डेप्रिशिएट कर दो एट अ रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1520। क्या आपको ये एंट्री समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट देखें। A purchase invoice of rupees 197 was debited to supplier's account at rupees 917। अब बेटा परचेजेस हैं तो हम लोग करते रहते हैं परचेजेस टू सप्लायर्स अकाउंट, मतलब ट्रेड पेएबल्स अकाउंट। ओके, अब हमने परचेज ही सही रिकॉर्ड किया 197, लेकिन क्या किया हम लोगों ने? डेबिट कर दिया सप्लायर्स अकाउंट को 917 के साथ, जबकि क्रेडिट करना चाहिए था। क्रेडिट करना चाहिए था ना सप्लायर्स अकाउंट को। कितने से? 197 से। हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। कितने से? 917 से। तो एक तो 917 का रिवर्सल, दूसरा 197 की रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली सप्लायर्स अकाउंट को क्रेडिट कितनी अमाउंट से जाके करूं? इन दोनों का टोटल 917 प्लस 197, 114। और इसका दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस। परचेजेस ठीक से रिकॉर्ड है, सप्लायर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना था। एक तो ये है कि साइड चेंज कर दी, दूसरा विद डिफरेंट अमाउंट्स। तो पहले 917 का रिवर्सल और 197 से जो क्रेडिट करना था, तो दोनों को मर्ज करें तो टोटल क्रेडिट करेंगे 1114 से, और इसका इंपैक्ट सस्पेंस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। कोई इशू? नेक्स्ट देखें। परचेज रिटर्न बुक वाज अंडर कॉस्टेड बाय रुपीज। तो भाई परचेज रिटर्न बस अंडर कॉस्ट है, तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दो। कितने से? 650 से। तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट। अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट के इंपैक्ट हमेशा सस्पेंस अकाउंट को चार्ज होते रहते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट देखें। कहते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड 18300 इंस्टेड ऑफ 13800। मतलब हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट को ओवरस्टेट कर दिया है। ओपनिंग बैलेंस 13800 था, हम लोगों ने 18300 कर दिया। तो ये कौन सा एरर होता था? बैलेंसिंग एरर। ओके, अब क्या कितनी अमाउंट से अंडर का ओवर कॉस्ट किया हम लोगों ने? ओवर स्टेटेड 4500। अब क्या करें? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 4500। तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। जब भी ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट की बात आती है, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होना होता है। क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट टू फर्नीचर 4500। तो भाई आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो भी तो 18,300 पे की होगी, 10%। जबकि कितने पे करनी थी? 13800। तो आपने 450 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा चार्ज किया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 450। ऑल राइट। सस्पेंस अकाउंट टू फर्नीचर। अब बेटा फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो जितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है इसका 10% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल। क्लियर? ये यहां से फाइंड कर दिया। नेक्स्ट देखें। अ बैलेंस ऑफ 730 इन द सेल्स लेजर इज टू बी ऑफसेट। अच्छा, सेल्स लेजर से क्या मुराद है? रिसीवेबल्स अकाउंट।
सेल्स लेजर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में सेल्स अकाउंट नहीं है, ये सेल्स लेजर is to be offset against a balance of rupees 880 in the purchase ledger। तो परचेज लेजर से मुराद आपके पेएबल्स है और सेल्स लेजर से मुराद आपके रिसीवेबल्स है। ऑफसेट मतलब कहता है काउंटर एंट्री रिकॉर्ड करो। तो काउंटर एंट्री हमारे पास क्या होती रहती है? पेएबल्स टू रिसीवेबल्स। ओके, मतलब पे परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, लेकिन स्मॉलर अमाउंट के साथ 730 के साथ कॉन्ट्रा सेटलमेंट पेएबल्स टू रिसीवेबल्स 730। ऑल क्लियर? अब आप लोगों की अगर देखें ना, यहाँ पर ये वाली ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आपके लिए प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी बात है। आपने अपने पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट की वैल्यू लिखनी है 956,180। क्लियर? और फिर आ जाना है अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पर। अब देखें भाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे परचेजेज के अगेंस्ट आपने 3700 से इंक्रीज कर देना अपना प्रॉफिट, राइट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक नहीं है। लॉस के अगेंस्ट डिक्रीज कर दो 1100 से, 3700 से ये देखें इंक्रीज, 1100 से डिक्रीज, फिर देखें। अच्छा, जरूरी नहीं है आप इंक्रीज वाली अलग कर दें डिक्रीज वाली अलग कर दें, जिस तरह से सीक्वेंस के साथ आ रही है वैसे ही करते जाएं। फिर आपके पास कस्टमर और बैंक का कोई ताल्लुक नहीं होता, ऑफिस इक्विपमेंट का नहीं है, लेकिन परचेजेज 15200 इंक्रीज करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1520 से डिक्रीज करें। ये देखें, क्लियर? बेटा डेबिट हो रही हो तो डिक्रीज कर देना प्रॉफिट, क्रेडिट हो रहा है इंक्रीज कर देना। बस इतनी सी बात प्रॉफिट के लिए याद रखनी, ज्यादा नहीं सोचना कि परचेजेज कहाँ जाती हैं, क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से होता है। ये सारा एक फार्मूला बना हुआ है कि अगर इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, क्रेडिट हो रहा है तो, अब अगर यही परचेज मेरे पास डेबिट साइड पे होती तो मैंने डिक्रीज कर देना था प्रॉफिट, परचेज क्रेडिट साइड पे आ जाए मैंने इंक्रीज कर देना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गए सस्पेंस टू सप्लायर्स, कोई फर्क नहीं पड़ना। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 650 ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न का ताल्लुक हमारे प्रॉफिट से है, 650 ऐड कर देंगे। सस्पेंस टू फर्नीचर कोई फर्क नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भाई ऐड कर दें। अब अगर देखें तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट तो कम होता रहता है, लेकिन अगर वो डेबिट हो तो यहाँ पे एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? इसी तरह से पेबल्स टू रिसीवेबल्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें आपके प्रॉफिट रिकैलकुलेट हो चुका है 973,560। ऑलराइट, आई होप कि ये एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से आप लोगों ने एग्जांपल 32 सॉल्व कर लेनी है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।